नमस्कार हम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करांगा बढ़िया ही हाल होगा। चलो, कल आपा जो है अपना पार्ट नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हमने खत्म कर लिया था। अब देखो, इसी से जो आगे की कड़ी है उसको हम प्रारंभ करेंगे। यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, ये जहां पर हमने खत्म हुआ था उसी से आगे जो है मिलता जुलता, यानी इसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे? ये है भारत में राष्ट्रवाद। अब आप कहोगे इन दोनों का क्या संबंध है भाई? विकट है यूरोप और कहां भारत, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत दूरी है। इन दोनों का क्या संबंध है? कहां यूरोप में राष्ट्रवाद था, कहां यूरोप पड़ता है, ये मान लो इस साइड, ऐसा करके मान लो एक बार, कहां ये पड़ता है यूरोप, और कहां इसके अगर ऐसे कुछ बनाएंगे तो यहां पर जाके आएगा भारत। थोड़ा सा और स्वरूप से बना दूं, इसे अभी बढ़िया स्वरूप से इस टाइप से करके ये आएगा भारत। अब इन दोनों के राष्ट्रवाद में क्या संबंध है? कहां यूरोप पड़ रहा है, कहां भारत पड़ रहा है, इन दोनों के राष्ट्रवाद में क्या संबंध हुआ? देखो, इनके मध्य संबंध ये होगा कि जैसे ये खत्म कहां हुआ था, हमने लास्ट पढ़ा था बाल्कन क्षेत्र, जिसके अंदर 1914 का 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी नींव रखी गई थी। पढ़ा था ना कैसे उनके बीच में जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जुड़ गया था और उससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। वहीं से यानी 1914 से 1918 से आगे का जो है हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, चलो उसके बारे में प्रारंभ करते हैं। क्यों आपको पता है कि जैसे यूरोप जो है उसके अंदर क्या हुआ, अलग अलग जो राष्ट्र थे वो बनने प्रारंभ हुए, सभी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कभी यूनान अलग हो रहा है, कभी फ्रांस अलग हो रहा है, कभी फ्रांस स्वतंत्र हो रहा है, कभी जर्मनी जो स्वतंत्र होने के लिए तैयार हो गया उसने घोषणा कर दी, वो स्वतंत्र हो गया। इधर इटली है, उसने अपना निर्माण कर लिया, वो स्वतंत्र हो गया। इधर जो है ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया। यानी सभी जो अलग अलग क्षेत्र थे, और बाल्कन के जो क्षेत्र थे जिसमें भी हमने कल पढ़ा था, क्रोएशिया है, मोंटेनिग्रो है, अल्बानिया है, यूनान है, स्लोवेनिया, ये भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे थे, ये भी स्वतंत्र हो रहे थे। यानी सभी जो देश थे वो लगातार स्वतंत्र होना प्रारंभ हो रहे थे। जब ये स्वतंत्र होंगे तो हम, नॉर्मल सी बात है जो हमने पहले भी कही थी कि जब कोई भी स्वतंत्र होता है या कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो, लोग उससे प्रेरणा लेते ही लेते हैं। भारत में तो पहले से ही, भारत में तो आपको पता है 18 स्थानीय क्रांति भी हुई थी, और उससे पहले से भी ये प्रयास किए जा रहे थे कि जो भारत के व्यक्ति नहीं है, यानी जो अंग्रेज हैं, इनको भारत से निकाला जाए और अपना राज स्थापित किया जाए। लेकिन जब ये लोग आजाद हुए, जब इन लोगों ने अपने अलग राष्ट्रों की घोषणा की, इनको जब आजादी मिली तो इन्होंने भी अपने प्रयासों को दुगुना कर दिया। क्योंकि ये आपको पता है कि जब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसी काम में हमको तो एक बार सफलता नहीं मिल रही, पर जब किसी दूसरे को सफलता मिल जाती है तो हमें एक उम्मीद हो जाती है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और इन्होंने भी क्या किया है, अब भारत के अंदर जो है राष्ट्रवाद है उसकी कड़ी पर काम करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को इसके लिए जो है बताना प्रारंभ कर दिया। और इस सिलसिले में एक से बढ़कर एक जो है क्रांतिकारी भारत को प्राप्त हुए, एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व जो है वो भारत को प्राप्त हुए। अब हम जैसे पहले बात करते इस प्रथम विश्व युद्ध की ही थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई ये कब से कब तक चला था, इसके अंदर क्या, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल से यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि अगले जो हमारे पार्ट हैं उनके अंदर में प्रथम विश्व युद्ध भी पढ़ना है और द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 यानी 1914 में चालू हुआ। 4 पर छोड़ा ना, 4 ही और बढ़ा दो यानी 4 साल। कितने साल चला? 4 पे छोड़ा था ना, यानी 4 ही और बढ़ा दो यानी 4 साल तक ये युद्ध चला था, यानी 1918 तक ये युद्ध चला था। अब इन 4 सालों के अंदर ये युद्ध चला था और प्रथम विश्व युद्ध यानी इसके अंदर जो है कुछ राष्ट्रों का संगठन इधर बन गया, कुछ राष्ट्रों का संगठन उधर बन गया, और उनके सहयोगियों ने उनका सपोर्ट किया और उन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी। ये युद्ध उस समय का सबसे विध्वंसकारी युद्ध था, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध उस समय तक हुआ ही नहीं था विश्व में। आधुनिक उस समय की बात करें तो इतना बड़ा जो युद्ध है वो हुआ ही नहीं था। ये इतना विध्वंसकारी था कि उसके अंदर 90 लाख लोग मारे गए थे। तो अब जब ये इतने लोग मारे गए, जब अलग अलग तरीके से उसमें हथियार बने, सारे काम हुए, तो अब जब इतने लोग मारे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिएगा? सेना के अंदर लोग चाहिए। अब लोग चाहिए तो क्या करनी पड़ेगी? जबरन भर्ती। यानी क्या हुआ, जब ये युद्ध चल रहा था, अब देखो इसको 2 सिचुएशन में समझना पड़ेगा। पहले हम पढ़ेंगे इस युद्ध के बारे में, ये चल रहा है कहाँ? यूरोप के क्षेत्र में।
अब यूरोप में उस समय क्या चल रहा था वो पढ़ेंगे, और उसी समय भारत में क्या चल रहा था उन दोनों को कंपेयर में पढ़ेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। देखें, पहले हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, यानी यूरोप की साइड चलते हैं कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, और इधर बात करेंगे हम कि भारत में क्या चल रहा है, भारत की स्थिति उसी समय एट द सेम टाइम जो है दोनों की स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध ये बताया था मैंने कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 4 पे खत्म हुआ है, तो कितने साल चलेगा, 4 साल ही चलेगा। यानी कब तक चला था, 1918 तक, यानी 4 साल ही युद्ध चला था। अब 4 साल तक कोई भी युद्ध चलता है, 4 साल है तो एक आंख मिर्ची है 4 साल होगी। 4 साल एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। जब इतने लंबे समय तक कोई युद्ध चलता है तो वो जिस भूमि पर चल रहा है उस भूमि का भी बेसर्वनाश ही कर देगा। फसलें नहीं होंगी, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आप नया कारखाने वगैरह मतलब उद्योग नहीं लगा सकते। जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को भी नुकसान होगा। वहाँ जो पहले से बनी हुई बिल्डिंगें हैं, यानी पहले से जो हमारी आर्थिक स्थिति वो भी खराब होगी। तो यानी उस समय अगर विश्व में यूरोप के पास देखें तो उस समय यार अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, भयंकर जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। महंगाई जो है वो बढ़ रही थी, क्योंकि भी सामान तो उग ही नहीं रहा था, भी सामान कौन उगा रहा था, कारखाने में लोग बंदूक वगैरह बना रहे थे। तो यानी अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। महंगाई के साथ साथ क्या बढ़ रहा था, जो सेना है उसमें जबरन भर्ती की जा रही थी कि भी लोग नहीं जाना चाहते थे, पर उसके बावजूद भी उनको भर्ती किया जा रहा था। भाई भर्ती तो करेंगे क्योंकि हमें लोगों की आवश्यकता है। जब हम इतने बड़े स्तर पर युद्ध कर रहे हैं तो लोगों की आवश्यकता है। अभी इस युद्ध के अंदर मुख्य कौन थे, भाई उनकी बात हम वहां करेंगे। लेकिन ब्रिटेन जो था उसके पास अब अपना पैसा क्या खत्म हुआ, तो इसके लिए इसने क्या किया, जगह जगह से क्या किया, कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया। भी लोन लिया, किसी से किस आधार पर लिया, किससे किस आधार पर लिया, और विदेशों से भयंकर कर्जा लिया इसने, अलग अलग जगह से अलग अलग कर्जा किया। उसके साथ क्या किया, अपना सीमा शुल्क बढ़ा दिया। वे पैसे चाहिए, भाई अगर युद्ध कर रहे हो तो हथियार भी चाहिए, जो सैनिक रह रहे हैं उनको खाने पीने के लिए भी सुविधाएं चाहिए, सैनिकों को भी पैसे चाहिए, तो अब उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या किया, अलग अलग विदेशों से कर्जा लेना प्रारंभ किया। उसके अलावा सीमा का जो शुल्क था वो बढ़ा दिया। उसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कर लगा दिए। तो अगर ऑलमोस्ट अगर अपन उस समय यूरोप की जो स्थिति देखें वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या ये बोल सकते हो कि अब खराब स्थिति थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में जा चुकी थी। उसके बाद महंगाई बढ़ रही थी, लोग थे वो भूखे मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं था। उसके साथ साथ सेना के अंदर जबरन जो है भर्ती की जा रही थी। अब उसके इन सब के लिए इसको और भी पैसा चाहिए। तो इसके लिए सब क्या कर रहा था, ब्रिटेन जो है वो अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार का विदेशी कर्जा ले रहा था। साथ में जो सीमा पर जो शुल्क लिया जाता है उसके अंदर बढ़ोतरी कर रहा था। अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए। ये सब कैसे किया वो पढ़ेंगे हम आगे, इसका चैप्टर कराएगा उसमें पढ़ाएंगे। अब ये सब तो चल रहा था कहाँ, ये सब तो चल रहा था उस समय यूरोप के अंदर। अब उसी समय भारत की क्या स्थिति थी उसकी बात करते हैं। उस समय भारत की स्थिति हुई थी कि उस समय भारत की जो फसल थी वो किसी कारण से खराब हो गई थी। यानी भारत के अंदर जो फसलें थी वो किसी कारण से खराब हो गई थी। पहला काम तो क्या हुआ कि जो हमारी फसलें थी वो खराब हो गई थी, यानी हमारे भी खाने की किल्लत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारी जो फसलें थी वो खराब हो गई। उसके साथ साथ इतने में काम नहीं चल रहा था, प्लस भारत के अंदर उस समय फ्लू फैल गया था। यानी जिस प्रकार अब भी हमारे कोरोना फैला है, उस समय क्या फैल गया था, फ्लू फैल गया। यानी ये इसकी स्थिति विश्व यूरोप की। अब उसी समय भारत की स्थिति क्या है कि भारत की जो फसल थी, मुख्य फसलें थी खाने वाने की, उनके अंदर क्या है वो खराब हो गई। साथ साथ में एक बीमारी भी फैल गई। अब जब इस स्तर पर इधर भी हुआ, यानी बीमारी फैल गई, फसल भी खराब हो गई, तो भूख भी आएगी। वही भूख मरी आनी नहीं, फ्लू है, कोई बीमारी फैल गई, तो उस समय उनसे बचने की इतनी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण क्या है फ्लू फैल गया, तो उससे भी लोग मरने थे। तो जब 1921 यानी 1921 की जब जनगणना हुई तो उसमें पता चला कि उस समय लगभग 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। बताओ, एक आधा लोग नहीं, 120 से 130 लाख लोग जो है भारत के अंदर मर गए थे। ऐसा
पता चला जब हमारे यहाँ पर जनगणना की गई थी। यानी अगर ऑलमोस्ट अगर हम विश्व की बात करें यानी यूरोप की बात करें तो वहां भी स्थिति क्या है, खराब है। भारत की बात करें तो यहाँ भी स्थिति क्या है, खराब है। और इन दोनों के बीच में यानी जब ये युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, इसी समय एक महापुरुष जो है वो भारत की तरफ रवाना हुआ जिनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये जो है भारत की तरफ रवाना हुए थे और लगभग जनवरी 1915 में, कब, जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे, यानी भारत की सरजमी पर ये आ गए थे पुनः। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले थे अफ्रीका में। इससे पहले कहाँ थे? अफ्रीका में। तो बड़े के सुकून से बैठे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण आ जाता है वो गुण चाहे वो कहीं भी रहे, कैसे कहीं ना कहीं वो गुण आपको दिखाई दे देता ही है। यानी प्रतिभावान व्यक्ति, उसकी प्रतिभा को छुपाया जा सकता नहीं है। ये जब अफ्रीका में थे तो वहां भी ये क्या कर रहे थे? वहां भी ये आंदोलन ही कर रहे थे। अब वहां से हमारी जो है ये यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है। चलो इसको पढ़े रहने देते हैं थोड़ी देर। इमा आपने क्या दिक्कत दी? आंखें के सामने जैसी मिटा देंगे, मिटा दो। चलो आगे तो अच्छा, देखो मेरे वही मुंडी आदमी हूँ। आगे चलना, देखो कहाँ थे अपन? हाँ, महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी देखो, अगर वर्तमान भारत की बात करा तो आका बारह में सबकी अलग अलग राय है। ये जनवरी 1915 में भारत आए थे। जनवरी 1915 में ये भारत आए थे। अगर इनकी बात करें वर्तमान भारत के अंदर देखें, वर्तमान समय के अंदर देखें तो इनके प्रति सभी व्यक्तियों की अलग अलग राय है। कोई पॉजिटिव बोले, कोई नेगेटिव बोले, कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोले, यानी सबकी इनके बारे में अलग अलग राय है। मेरी भी अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैं इनके विचारों से सहमत हूं, हो सकता है मैं इनके विचारों से सहमत नहीं हूं। वो एक अलग है, वो एक अलग मेरा निजी मामला या निजी कारण है। लेकिन ये एक चीज तो सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इनके अंदर प्रतिभा तो थी, महान तो ये थे। कैसे? उस समय इतने लोगों को अपने साथ लेकर आना, इतने सारे लोगों को एक साथ एकजुट कर कर इतने बड़े बड़े आंदोलन को करना, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये प्रतिभावान तो थे। हाँ, ये है कि इनके प्रति कोई इनसे सहमत होंगे, कोई इनके विचारों से सहमत नहीं होंगे। वो सबकी अपनी अपनी राय और उसके लिए हम स्वतंत्र भी हैं। तो देखो, अब अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की तो ये जनवरी 1915 के अंदर जो है वो भारत के अंदर पहुंच गए थे। ठीक है। अब इससे पहले कहाँ थे? तो इससे पहले थे ये अफ्रीका में। अब इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि अफ्रीका में क्या कर रहे थे। वही बात, जो व्यक्ति प्रतिभावान वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये वहां पर भी जो नस्ल भेदी सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन ही कर रहे थे। किसके खिलाफ? नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ आंदोलन ही कर रहे थे। नस्ल भेदी यानी यहाँ पर क्या होता था? नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। काला गोरा इनके आधार पर यहाँ पर भेदभाव होता था। इसके लिए वहां पर भी क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। अब कोई साणो आदमी गए हो और उसने कहा कि साहब थे 18 आंदोलन कर रहे हो, थारा खुद का देश में लंका लागी पड़ी है, थाना खुद अंग्रेज गुलाम कराए। बोला अच्छा इसी बात है, चलो। और ये जनवरी 1915 में भारत आए। भारत को समझा, थोड़ा प्रयास किया। इनके बाद इन्होंने तीन बैक टू बैक आंदोलन किए। उससे पहले एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं कि ये जो भी कार्य करते थे, मतलब आंदोलन वगैरह करते थे, उनको नाम देते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या नाम देते थे? सत्याग्रह, यानी सत्य का आग्रह। इस शब्द का अर्थ जो है वो जानना आवश्यक है कि सत्य का आग्रह। यानी गांधी जी का विचार क्या था कि अगर व्यक्ति का उद्देश्य सही है, यानी सत्य है और न्याय के लिए, ये इनके विचार हैं। आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति इनके विचारों से सहमत हो, वो सबके अपने विचार। वैसे ये इनके विचार है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य का आग्रह, कि उद्देश्य, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य वो सही हो और न्याय के लिए हो तो उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है। शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है। शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है। वह अहिंसा के बल पर ही जीत सकता
है, सफल हो सकता है, क्योंकि अंत में जीत है वो सत्य की ही होगी। ये इनके विचार थे। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। यानी इनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य सही है, किसी व्यक्ति का उद्देश्य न्याय के लिए है, तो उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो केवल सत्य के बल पर अहिंसा से भी अपने मार्ग को प्राप्त कर सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अंत में जो विजय होगी वो सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते, ऐसा इनका मानना था। अब ये ऐसा कहते थे। अब इन्हीं के साथ अगर अपने अन्य महापुरुष को जोड़े जिनका नाम है भगत सिंह, यही क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इनका क्या विचार था? इनका विचार इनसे अलग था। इनका विचार यह था कि जहां पर अपनी बात, भाई जैसे देश मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मैं किसी अन्य के बातों को सुनूं ही क्यों? जो मेरा है उस पर अधिकार मेरा है, और जो यहां पर आकर मेरा ही शोषण कर रहा है उसको समझाना क्या? निकालो, सीधा घर से निकालो। इनकी सोच ये थी। इनकी सोच ये थी कि अंग्रेज जो है वो बहरे हैं, इनको धमाकों की आवाज सुनाई देगी। अब देखो, इनकी सोच अलग है और इनकी सोच अलग है। इनके विचार अलग है, इनके विचार अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है, या ये सही है, ये गलत है। ये प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है। जिनकी सोच इनसे मिलेगी उनके लिए सही हो जाएंगे, जिनकी सोच इनसे मिलेगी उनके लिए सही हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएंगे, ये बिल्कुल तरीके से गलत हो जाएंगे। हमें इन छोटे छोटे चीजों को अभी से समझना प्रारंभ करना पड़ेगा कि विचार के आधार पर कोई व्यक्ति गलत या सही होता नहीं है। ठीक है, ये भी अपनी जगह पर महान है और ये अपनी जगह पर महान है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। यानी व्यक्ति का अगर उद्देश्य सही है और न्याय का है तो उसे किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा की जरूरत नहीं है, वो केवल सत्य के दम पर ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या हुआ, जैसे भारत आए 1915 में, उसके बाद इन्होंने 2 साल रुके। 2 साल रुका मतलब कि भी ये भारत में रहे। उसके बाद सबसे पहला इन्होंने जो आंदोलन है वो किया था 1917 के अंदर। कहाँ किया था? 1917 के अंदर चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में, यहीं से इनकी फैन फॉलोइंग हो गई। मान लो अरसे जो है ये हीरो बन जाएगा। पहला आंदोलन किया था इन्होंने 1917 चंपारण बिहार में। उसके जस्ट बाद इन्होंने किया था 1918 खेड़ा गुजरात में, खुद का गांव में खेड़ा गुजरात में। थोड़ी थोड़ी कहानी बताऊंगा कि क्योंकि यहाँ तो कनेक्ट को नहीं हो गए। और उसके बाद वही 1918 में इन्होंने आंदोलन किया था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखो अड़कोड़ को थाने के बारे में बता देवा, हालांकि अपना कोर्स में तो को नहीं, पर यहाँ आके जब तक कहानी नहीं जुड़ेगी तब तक समझ में को नहीं होगा। क्या हुआ, 1915 के अंदर भारत आ गए थे। 1917 के अंदर इनको एक राजकुमार शुक्ला व्यक्ति मिले थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारा जो चंपारण का क्षेत्र है जो बिहार के अंदर पड़ता है, वहां पर हमसे जबरन जो है वो नील की खेती करवाई जा रही है। बोला अच्छा ही आगे, बोला हाँ, बोल तो चालो थे। और वो उनको वहां पर लेकर गए। जब वे वहां पर गए, वहां की स्थिति देखे तो पता चला कि यहाँ भी बात तो इनकी सही है। तो उन्होंने क्या किया, उस आंदोलन, चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी उसके खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। जब वहां पर आंदोलन किया तो कुछ समय के बाद जो है इनकी सारी मांगों को मान लिया गया था। अब स्टोरी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ने की जरूरत को नहीं, कि आपने कोर्स के अंदर को नहीं। मैं थोड़ा जोड़ दें कि चंपारण बिहार में क्यों नील की खेती हुआ करती, 3/4, 3 कट्ठे पत्ते बोलता भी नहीं, उसके तहत जो है वो होती थी। तो उसको बंद कराने के लिए वहां गए थे और इन्होंने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के अंदर इनकी जीत हो गई थी। जैसे ही ये जीत हुई तो उस समय भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। जीत तो एक अलग बात है कि कोई अंग्रेज किसी की बात मान ले भारतीय की, ये तो बहुत अलग बात है। अगर उनके खिलाफ खड़ा होकर कोई बोल भी रहा है तो वो भी काफी बड़ी बात मान जाती है। लेकिन इनकी जीत हो गई थी। जब ये बात भाई खेड़ा गुजरात के लोगों को पता चली तो यहाँ पर क्या थी, फसल खराब हो गई थी। अब वो अंग्रेज हैं, वो आपको पता लगान मांगेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई है ही कौन लगान देवा कर से, तो एक काम करो, चलो बुला के लो भाई साहब ने। तो क्या यारो थे दूसरे राज्य की सुन रहे हो, बिहार की, गुजरात में थारो जन्म है, थोड़ा मारखान भी देखो। बोल ठीक है ठीक है। और उन्हें बुला के इसी लिया, बोल आओ संभालो। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इन्होंने आंदोलन किया और वहां पर भी इनकी जीत हो गई थी। यानी अंग्रेजों ने जो कर था वो माफ कर दिया
था। जो बोला लोग गुजरात में तो हाई अहमदाबाद बोले बोले अपने गुजरात में ऐड है खेड़ा में अट से ले ऑन। इनकी समस्या क्या थी कि इनका यह कहना था कि हमें जो है वो बोनस चाहिए, वो बोनस की आवश्यकता थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें बोनस चाहिए और इन्होंने कहा था कि बोनस नहीं देंगे। किसने कहा था कि बोनस नहीं देंगे? जो मिल मजदूर के थे ना, कपड़े में जो मालिक थे, उन्होंने कहा था कि हम नहीं देंगे और इन्होंने कहा था कि हमें जो है वो बोनस चाहिए। तो इनके कारण मिल मजदूर थे उनमें और जो मिल मालिक थे उनके अंदर जो है विद्रोह चल रहा था। तो ये यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर इन्होंने क्या है पहली बार जो है अनशन किया, ठीक है। और वहां पर अनशन करके इन्होंने जो है इस प्रकार का सेटलमेंट करा दिया कि मजदूर भी खुश हो गए और मिल मालिक भी खुश हो गए। जब ये तीनों में इनको सफलता मिली, इसमें भी सफल हो गए, इसमें भी ये सफल हो गए, इसमें भी ये सफल हो गए। अब आप सोचो उस समय जब किसी व्यक्ति की बात भी नहीं सुनी जा रही थी, इतने प्रभावशाली थे अंग्रेज, उस समय 3 आंदोलन को साथ करना मतलब बैक टू बैक हो गया ना, और उन तीनों के अंदर सफलता प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं थी। जब ये बात आसपास के क्षेत्र में फैली तो धीरे 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 जो है वो इनका जो है वो भाई केवल अब इन्हें स्टारडम, आज के टाइम में बोला ना वह फेमस हो गयो, सेलिब्रिटी बन गयो, इनका स्टारडम फैलना प्रारंभ हो गया। लोगों के दिमाग में भी जगह जगह जब जड़े भी जब भी गया वहां बात चलती कि अरे यार एक ऐसा व्यक्ति आया है जो ऐसे आंदोलन कर रहा है और सभी आंदोलन में उसको जीत मिल रही है, यहाँ भी, यानी सभी लोगों को जो है इनके बारे में जानना प्रारंभ हो गए और इनके साथ जो है जुड़ना मान लो या इनकी बातों को समझना फॉलो करना वो सब करने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये थे एक बढ़िया से मौके की तलाश में। जो मिला इनको अगले ही साल 1919 में, क्योंकि 1919 में एक नहीं 3 प्रमुख घटनाएं होंगी। कितनी? 3 प्रमुख घटनाएं, और उन तीनों घटनाओं को हम एक साथ में पढ़ेंगे। देखो पहली घटना होगी रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ठीक है, पहली घटना होगी। दूसरी घटना होगी जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, और तीसरी घटना होगी खिलाफत आंदोलन। पहली घटना रोलेट एक्ट, दूसरी घटना जलियांवाला बाग और तीसरी घटना खिलाफत आंदोलन। पहली घटना रोलेट एक्ट, दूसरी घटना जलियांवाला बाग और तीसरी घटना खिलाफत आंदोलन। इन तीनों को हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर किसमें भी गांधी जी ने क्या किया, किसमें गांधी जी ने कुछ नहीं किया, या किसमें कितना कहां तक रह गए, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों प्रमुख इंपॉर्टेंट घटना थी 1919 की। पहली घटना रोलेट एक्ट। एक्ट का अर्थ ही पता होता है, एक्ट का अर्थ होता है कानून। अब पता चल रहा है कि एक्ट हमारा तो नाम है ही नहीं, अंग्रेजों का नाम है, तो इसको कौन ले गएगा? अंग्रेज ही लेकर आए। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि 1857 के बाद जब वो क्रांति हुई थी उसके बाद लगातार जो भारतीय थे वो किसी ना किसी प्रकार से जो लगातार क्रांतियां कर रहे थे। कभी कहीं पर कोई विरोध कर रहा था, कभी कहीं पर कोई विरोध कर रहा था। और गांधी जी भी, जैसे गांधी जी ने भी 3 आंदोलन किए थे, इसके अलावा और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। उन सब के आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उन क्रांतिकारियों को भाई इस प्रकार कर देने के लिए कि वो अब दमन की नीति अपनाने के लिए इन्होंने एक कानून बनाया जिसको नाम दिया था रोलेट एक्ट। इसके अंदर इन्होंने क्या किया 1919 में, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेंगे और 2 साल तक, कितना साल तक? 2 साल तक बिना उस पर कोई मुकदमा चलाए उसे जेल के अंदर रख सकते हैं। यानी मैं सोते हूं, आया, उठाया, चट्टू मारो, डाला जीप में और ले गया, और जब मैं पूछ रहा हूं कि मैंने क्या किया या मुझे कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो 2 साल तक ये मुझे बिना कोर्ट में पेश किए हुए जेल में रख सकते हैं। ना मेरा कोई अपराध मुझे पता है, ना मुझे यहाँ पर क्यों ले गए उसका कोई कारण पता है, ना ये मुझे कब छोड़ेंगे ये पता है। किसी भी बिना जानकारी के ये मुझे सीधे उठा के ले जा सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने कानून बनाया था। इसको बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं उनको पकड़े और 2-2 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए, ताकि 2 साल काफी बड़ा समय होता है। इतने समय के अंदर लोग या तो उनको भूल जाएंगे या फिर वो उनके खुद की समझ में आ जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट जो है उसको पारित किया था। यानी इस कानून के अंदर क्या था, किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना उस पर कोई मुकदमा दायर किए हुए। लो बोलो,
आई कोई बात होगी है, खुद की सरकार है तो कुछ भी कर सके। यानी इन्होंने क्या किया, वापस रिवीजन करते हैं कि रोलेट एक्ट में इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा कानून बनाया जिसमें ये 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को बिना उस पर कोई मुकदमा जाहिर किए हुए जेल के अंदर रख सकते हैं। जब इसका पता भारतीय को पता चला तो निश्चित सी बात है कि उसका विरोध होना ही होना था, और इसको नाम भी दिया गया था काला कानून। काला कानून, हालांकि आपकी पुस्तक में नहीं है, इसको नाम दिया गया था काला कानून, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। लेकिन ये आपकी पुस्तक में नहीं, इसलिए मैं ज्यादा अंदर घुसूंगा नहीं। जो आपके काम की चीजें उन्हीं को आपको बताया जाएगा कि इनको 2 साल तक जेल में रख दिया जाता है। इसके विरोध में इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की जो है वो आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। इनमें गांधी जी ने भी थोड़ा प्रयास किया था कि वो भी आंदोलन करें, वो भी हड़ताल वगैरह करें, लेकिन उनको दबा दिया गया था। यानी उनकी जो वो हड़तालें थी उनका वहीं पर अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया था। तो ये है रोलेट एक्ट, जो 1919 की प्रमुख 3 घटनाओं में से एक घटना थी। ठीक है, मेरे अनुसार तो समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई तो हड़को सो वीडियो पीछे करके वापस देख लियो। ये रोलेट एक्ट जो है खत्म हो गया था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देखो याद कैसे रखोगे, 1919 तो ऊपर ही आ गया था, प्रमुख घटना है या नहीं है। 1919 तो प्रमुख घटना है, पहले ही ऊपर आ गया था। और यहां पर क्या गया 3, ठीक है, 3 के आगे 1 लगा दिया, कितना हो गया 4, यानी 13 अप्रैल 1919 को। देखो 1919 तो ऊपर ही आ गया था, तो वो तो वहां से याद हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्रमुख घटनाओं में से 3 है तो 3 यहां ले आओ, 3 के आगे 1 लगाया 4, यानी 3 और 1 4। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर उस समय के आधार पर देखें तो एक बहुत बड़ा नरसंहार था। और यहाँ पर पता चलता है कि अंग्रेज, उस समय जो अंग्रेज थे वो कितने ज्यादा क्रूर या निर्दयी थे। भारतीयों के साथ उन्होंने वहां पर जो किया था वो बड़ा ही निर्दयपूर्ण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। इस घटना के अंदर अगर इसको एक चित्र के द्वारा समझने की प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था कि पंजाब की ये घटना है। पंजाब के अंदर क्या था, वैशाखी का मेला लगता है। तो वहां पर क्या उस मेले के लिए, और मुख्यतः मेले का तो ये मानो कि एक नाम था, उसके साथ साथ जो कानून बनाया था ना इन्होंने, रोलेट एक्ट, इन पर मंत्रणा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, इसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और जहां इकट्ठा हुए थे उस मैदान का नाम था जलियांवाला बाग। मान लो ये मैदान है और इसका नाम है जलियांवाला मैदान, जलियांवाला मैदान। इस मैदान के अंदर ये सब लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। इस मैदान की उस समय की विशेषता ये थी कि इस मैदान के अंदर सिर्फ एक ही प्रमुख दरवाजा था, एक ही प्रमुख दरवाजा था। तो ये सब लोग मेले के लिए, वैशाखी मेले के लिए और उस कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला मैदान के अंदर जो है वो आकर स्थित हुए थे कि भाई हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन जब इसकी सूचना जनरल डायर को पता चले, जनरल डायर को पता चले, तो उसने क्या किया, उसने यहां पर सेना को भेज दिया था। और वो सेना क्या की, इस प्रमुख गेट से अंदर आई, आ गई, और उसने क्या किया, इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से गेट को घेर लिया। मतलब यहां पर जो थे वो तैनात हो गए थे। इस गेट को इस प्रकार से इन्होंने घेर लिया था ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो गेट के बाहर निकल ना सके। और फिर यहां पर ये आदेश दिया गया था कि अंधाधुंध फायरिंग, कौन सी फायरिंग, अंधाधुंध, यानी गोलियां जब तक खत्म नहीं होगी तब तक रुकना नहीं है। और यह भी नहीं देखा गया कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति भी हैं, और उन सबको एक साथ मारना उन्होंने प्रारंभ कर दिया जब तक इनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। और लगभग ये बताया जाता कि उस समय हजारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई। मूर्खों एक बार कम से कम चेतावनी दे देता, कम से कम बोल ही देता, कम से कम ज्यादा नहीं होता तो बच्चा ना तो सेपरेट करके अलग कर देता, माता ने जो महिलाएं थी उनको तो अलग कर देते, जो बूढ़े वृद्ध लोग थे उनको तो अलग कर देते। लेकिन इनके अंदर किसी प्रकार की कोई दया नहीं थी। फिर ये इसके ऊपर एक आयोग भी बिठाया गया था, जिस आयोग ने कहा था कि ना
ज़्यादा लोग मरे हुए नहीं है। ई प्रकार का लोग ये होया करता था कि लोग की मानसिकता थी, ये जाना कि ईश्वर जाना है। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अंदर एक मेला था, बैसाखी का मेला, उसके तहत और कानून का विरोध करने के लिए ये जलियांवाला मैदान में स्थित हुए थे। जब वो यहाँ पर स्थित हुए तो क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या किया, यहाँ पर सेना भेजी और उस सेना ने इस गेट को इस प्रकार से घेर लिया था, ये समझाने के लिए कि मान ही लेना कि इस गेट को इस प्रकार से घेर लिया था। कहना जनरल डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, ऐसा आदेश दिया था, जिसके अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इसकी दूसरी प्रमुख घटना है। अब चलते हैं हम अंतिम घटना की ओर, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। देखो, अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसके अंदर एक शब्द आ रहा है खिलाफ, और खिलाफ जो है वो उर्दू का शब्द है या नहीं है? खिलाफ किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। और उर्दू जैसे अगर बात करें तो इस्लाम धर्म की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है या नहीं है? खिलाफ। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यानी ये कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? यानी ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भी इस्लाम से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो इस्लाम से जुड़ा हुआ आंदोलन का, उसमें भी भारत में ऐसा क्या हुआ कि एक इस्लाम से जुड़ा यानी किसी धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन चालू करने की भी कारण हो गया, जरूरत पड़ गई। तो ये जो आंदोलन है ये वास्तविकता में भारत के लिए नहीं था, ये भारत के लिए नहीं था, लेकिन गांधी जी ने इसके अंदर एक ऐसा एक मान लो भाई एक विचार देखा कि क्यों ना इसके तहत हिंदू और मुस्लिमों को उस समय एक करके जोड़ दिया जाए। वैसे इस आंदोलन का भारत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन क्या हुआ उस समय खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। आपको बताया था मैंने, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो है वो कौन कौन से राष्ट्र से, उनकी बात बाद में करेंगे हम। उसमें एक था तुर्की, ओटोमन तुर्की, बताया था ना, यूनान वाला जिस पर ओटोमन तुर्की का राज था। आपको पता है यहाँ ये कौन थे? इस्लामिक लोग थे ना। तो ये जो तुर्की था ना, ये उस समय हार गया था, तुर्की हार गया था। अब तुर्की में उस समय बैठा करता था खलीफा, ये इस्लामिक नेता होता है, इस्लामिक नेता, इस्लामिक बड़ा पद होता है खलीफा। ये उस समय क्या करते थे? तुर्की में बैठा करते थे। तो जब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, तो जो अन्य मुस्लिम राष्ट्र थे उनको ये डर हो गया कि ऐसा ना हो कि जो राष्ट्र जीते हैं, जो राष्ट्र जीते हैं वो खलीफा के ऊपर क्या करे, या तो उसकी शक्ति कम कर दे, उसकी शक्ति कम कर दे, या उस पर कोई जबरन संधि थोप दे। यानी सीधी भाषा में बात कहूं तो इनका ये मानना था कि भी तुर्की जो हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, जो अन्य मुस्लिम राष्ट्र थे उनका ये मानना था कि तुर्की जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया है। तो हो ना हो जो ये उस समय के जो जीते हुए राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो खलीफा हैं उनके ऊपर या तो कोई संधि थोप देंगे कि भी आपको ये करना। नॉर्मल सी बात है कि जो हार गया है ये निश्चित है, उसको बात माननी ही पड़ेगी, उसको संधि जो बताएंगे वो माननी ही पड़ेगी। तो उनको ये डर था कि या तो वो कोई इस प्रकार की संधि थोप देंगे, या फिर उनके पास जो शक्ति है, उनका जो नियंत्रण है उसको कम कर देंगे। तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जो है जो आवाज उठानी चाहिए। तो इसी के तहत जो है भारत के अंदर भी जो है एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था खिलाफत समिति। कौन सी समिति? खिलाफत समिति, जो बनाई थी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। कई बार इनका नाम मिलता है अली बंधु, अली बंधुओं ने। यानी इन दोनों ने क्या किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने मिलकर खिलाफत समिति बनाई थी। क्या बनाई थी? खिलाफत समिति बनाई थी शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर। और जो है इन्होंने इसके लिए आंदोलन करना प्रारंभ किया था। अब देखो गौर से देखो, खिलाफत आंदोलन जो है ये समझने के लिए, इसका इससे कोई वैसे संबंध नहीं, बस समझाने के लिए भी, इससे क्या कनेक्ट हो जाए। आपको किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब वो कनेक्ट हो जाती है तो उससे याद करने में आसानी हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था वो हार गया था, जिसके अंदर खलीफा जो है वो एक पद होता है, जो उस पद को इनको ये लगा कि उसकी शक्ति जो है वो जीते हुए राष्ट्र या तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या फिर उस पर कोई जबरन संधि थोप देंगे। तो क्यों न हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इसके तहत ही जो है भारत के अंदर
खिलाफत समिति बनाई गई थी, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली इन दोनों ने इस समिति को बनाया था और अपनी तरफ से जो है वो प्रयास प्रारंभ कर दिया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर गांधी जी को लगा एक मौका, अर्जी लिख दूं। देखो भाई लोगों, गांधी जी को लगा कि ये एक अच्छा मौका है जिस पर हम हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को साथ में लेकर, दोनों समुदायों को साथ में ले सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमें लड़ाई लड़नी है वो पूरे भारत के लिए लड़नी है और भारत के लिए जो है दोनों का साथ आना आवश्यक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने, इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, यानी इन्होंने कहा कि मैं भी खिलाफत आंदोलन के साथ में हूँ। इसके लिए इन्होंने खिलाफत दिवस की भी घोषणा की थी कि हम खिलाफत दिवस भी मनाएंगे। अब इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इनको लगा कि हाँ देखो गांधी जी कितना अच्छा आदमी है भाई, एक खिलाफत आंदोलन में साथ दे रहा है। तो अगर अब इससे क्या हुआ, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया ना उनके दिल में इनके लिए, तो जब इनको जरूरत होगी तो वो भी इनकी मदद करेंगे। अब वो मदद कैसे करेंगे वो हम जो है आगे जब हम कल पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज के लिए मेरे अनुसार इतना काफी है, इसको आप रिवाइज कर लेना और हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।